Welcome to this session of editorial. I am BK सिन्हा. कल जो कॉम्प्रहेंशन का एक्सरसाइज दिया था आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों ने उसको किया होगा, बट उसके क्वेश्चन को सेशन के लास्ट में डिस्कस किया जाएगा. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एडिटोरियल आज द हिंदू का, जिसका टाइटल है नॉन एसेंशियल्स कैन वेट. लेकिन इसमें जो वर्ड्स डिस्कशन के लायक हैं, कुछ वर्ड्स पहले ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, उनको हम लोग सबसे पहले रिकैपिचुलेट करते हैं और वो वर्ड्स आपको इस एडिटोरियल में भी दिखेंगे. वर्ड्स आर कर्ब. कर्ब मीन्स दबाना, ये पहले डिस्कस किया जा चुका है. नेक्स्ट वर्ड इज पैंडेमिक. हर एडिटोरियल में आजकल देखने को मिल रहा है. पैंडेमिक मीन्स वैश्विक महामारी. नेक्स्ट इज इंश्योर. इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना. नेक्स्ट एक्टिविटीज़ मीन्स गतिविधियाँ. नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टिंग. रेस्ट्रिक्ट मीन्स होता है प्रतिबंध लगाना. नेक्स्ट इज मैंडेट. मैंडेट मीन्स ऑर्डर के द्वारा किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना, दैट इज़ कॉल्ड मैंडेट. नेक्स्ट इज फेज. फेज का मतलब होता है चरण. नेक्स्ट मिसिव. मिसिव मीन्स गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकारी आदेश के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं. कल ही इसको डिस्कस किया गया था. नेक्स्ट इज प्लम्बर. प्लम्बर मीन्स जो नल का पानी वाला काम करता है उसको हम लोग कहते हैं प्लम्बर. नेक्स्ट इज वाइटल. वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण. नेक्स्ट एक्सटेंड. एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना या देना भी. ये वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है. जैसे द डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड, और अगर बढ़ाना का मतलब है तो ही एक्सटेंडेड मी द रिक्वायर्ड हेल्प, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्रीज़. इसको भी कल डिस्कस किया गया था. वैसे इंडस्ट्रीज़ जो कन्वेंशनल होते हैं, प्रचलित होते हैं, बहुत दिनों से चलते रहते हैं और जिनका ऑनलाइन बिजनेस नहीं होता, उस टाइप के सेक्टर को हम लोग कहते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्रीज़. नाउ वी कम टू न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज इसेंशियल्स. आवश्यक या ज़रूरी वस्तुओं के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ फ्लिप फ्लॉप. इसको यूज़ किया जाता है वेन एवर देयर इज़ ए चेंज इन प्लान और व्यूज़, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, योजना या विचारों में बदलाव. नेक्स्ट इज़ आर्बिट्ररी. शायद पहले भी ये आ चुका है वर्ड, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे लिखा है. आर्बिट्ररी मीन्स मनमाना. नेक्स्ट इज़ रिज्यूम. रिज्यूम मीन्स होता है फिर से शुरू करना. जैसे लॉकडाउन के बाद हमारी एक्टिविटीज़ फिर से रिज्यूम होंगी. ईज मीन्स आसान बनाना. एज ए वर्ब हम इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एक इडियम है आउट ऑफ द वुड्स. खतरे से बाहर. जैसे इंडिया इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स ऑफ पैंडेमिक, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे. मूवमेंट मीन्स आवाजाही. नेक्स्ट इज़ व्हीकल. व्हीकल मीन्स गाड़ियाँ, जैसे कार, ट्रक, ये सब व्हीकल के कैटेगरी में आती हैं. नेक्स्ट इन एक्सक्लूड. एक्सक्लूड मीन्स हटा देना. इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना, और ये उसका अपोजिट वर्ड है. नेक्स्ट है मिटिगेट. किसी निगेटिव चीज़ को कम करना, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं. मिटिगेट द ट्रबल, मिटिगेट द पेन. नेक्स्ट इज़ हार्डशिप. हार्डशिप मीन्स कठिनाई. नेक्स्ट है यू टर्न. जैसे रोड में यू टर्न होता है, अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अचानक अगर यू टर्न ले लिए तो वेस्ट की तरफ आ जाते हैं. यू टर्न मीन्स होता है आमूल परिवर्तन, टोटल चेंज. नेक्स्ट डोर स्टेप. डोर स्टेप मीन्स दरवाज़ा. नेक्स्ट काउंसिल. यहाँ पे ये एक अच्छा वर्ड है, काउंसिल. हम लोग वर्ड जानते हैं काउंसिल, COUNCIL. काउंसिल मीन्स होता है परिषद, जबकि काउंसिल मीन्स होता है परामर्श देना. वेन एवर यू विजिट an educational institute or a coaching institute, you are first entertained by the counselor, जो आपको परामर्श देते हैं. नेक्स्ट इज प्रिवेल. प्रिवेल मीन्स प्रचलित होना. एक इडियम है लेवल प्लेइंग फील्ड, मीन्स समान अवसर. सपोज कोई कंपटीशन है, उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब के लिए अगर एक ही रूल्स है तो हम कहेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड इज देयर. नेक्स्ट इज मिनिमाइज. मिनिमाइज मीन्स कम से कम करना. इसका अपोजिट वर्ड होता है मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा करना. नेक्स्ट एक और टर्म है ह्यूमन इंटरैक्शन. इंटरैक्शन मीन्स होता है बातचीत. ह्यूमन इंटरैक्शन मीन्स होगा मनुष्यों में आपसी बातचीत. नेक्स्ट इज बेयरेस्ट मिनिमम. न्यूनतम में भी न्यूनतम के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन मीन्स दे देना
की जो प्रक्रिया होती है या हस्तांतरण। नेक्स्ट इज नेसेसिएट, एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, इट मीन्स ज़रूरत होना। नेक्स्ट इज लिमिटिंग, लिमिटिंग मीन्स सीमित। नेक्स्ट एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मीन्स छूट या रियायत। नेक्स्ट इज अपैरल, अपैरल एक अच्छा वर्ड है जिसको हम लोग परिधान के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स ड्रेस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है होम अप्लायंसेस, मीन्स घरेलू उपकरण, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, फ्रीज, ये सब होम अप्लायंसेस हैं। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स बनाना, बल्क मीन्स होता है बड़ा, मुझे बल्क ऑर्डर मिला है, एक बड़ा ऑर्डर मिला है, वहाँ पर हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कैटेगरी, कैटेगरी मीन्स श्रेणी या वर्ग। नेक्स्ट स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मीन्स कड़ा या कठोर, स्ट्रिंजेंट लॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट सेफगार्ड, सेफगार्ड मीन्स रक्षा करना, एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज अंडरलाइंग, अंडरलाइंग मीन्स आधारभूत, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रैशनल, रैशनल मीन्स तर्क, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस डिसीजन, इसके पीछे क्या तर्क है। नेक्स्ट वर्ड इज हॉर्टिकल्चर, वी नो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स खेती, कृषि, हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी। नेक्स्ट कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स माल ढुलाई। नेक्स्ट इज प्लाई, प्लाई बोर्ड तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे प्लाई एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, चलाना या चलना के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्लाई। नेक्स्ट इज फर्निश, फर्निश मीन्स प्रस्तुत करना या उपलब्ध कराना, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फर्निश। यू विल हैव टू फर्निश द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज रेलेवेंट, रेलेवेंट मीन्स प्रासंगिक या जरूरी। नेक्स्ट इज ऑट, ऑट इज ए मोडाल, अगर ग्रामर की बात करें तो ये ऑक्सिलियरी वर्ब के अंदर जो मोडाल हम लोग डिस्कस करते हैं तो मोडाल है, एंड ऑट इज इक्वल टू शुड भी होता है, मीनिंग देयर बाय चाहिए। नेक्स्ट इज डीम, डीम का मतलब समझना या विचार करना, प्रतीत होने के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इनिशियली, इनिशियली मीन्स शुरुआत में। नेक्स्ट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स बचाना। नेक्स्ट अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मीन्स अंततः, अल्टीमेटली यू विल विन, अंततः तुम जीत जाओगे। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज, एक वर्ड हम लोग जानते हैं प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता, जैसे एज ए स्टूडेंट योर प्रायोरिटी इज स्टडीज, तो प्रायोरिटाइज एक वर्ब है, प्राथमिकता तय करना। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल, कॉमर्शियल मीन्स व्यावसायिक, एंड द लास्ट वर्ड इज ब्लर, ब्लर मीन्स धुंधला या अनक्लियर। नाउ वी कम टू द एडिटोरियल टाइटल्ड नॉन एसेंशियल्स कैन वेट। इस एडिटोरियल में दो टर्म यूज़ किया गया, इसेंशियल्स एंड नॉन इसेंशियल्स। इसेंशियल्स मीन्स आवश्यक वस्तुएं, और नॉन इसेंशियल्स का मतलब मीन्स जो आवश्यक ना हो, जो उतनी ज़रूरी ना हो। The center's last-minute reversal of its decision to allow e-commerce companies to resume deliveries of non-essential items as part of an easing of the lockdown curbs is welcome, given that India is still not out of the woods in its pandemic fight. जो ओपनिंग लाइन है इस एडिटोरियल का वो कहता है कि केंद्र सरकार ने अंतिम समय में ये जो निर्णय लिया कि ई-कॉमर्स कंपनीज नॉन इसेंशियल आइटम्स का डिलीवरी नहीं कर पाएंगी, ये एक स्वागत योग्य निर्णय है। क्यों? क्योंकि अभी भी भारत इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है उसके खतरे से बाहर नहीं निकल पाया है। On Sunday, the Home Ministry directed states to ensure that the movement of vehicles used by e-commerce operators for transporting non-essentials be excluded from the list of additional activities that would be allowed from April 20 to mitigate public hardship. पिछले रविवार को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ई कॉमर्स से संबंधित जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उनका नॉन इसेंशियल गुड्स को, जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, उसको कैरी करते हुए उसको रोड पर अलाउ नहीं किया जाए। हालांकि कुछ सर्विसेज को छूट दी गई,
लोगों के कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इन व्हीकल्स के मूवमेंट को एक्सक्लूड कर दिया गया, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। While the ministry gave no reason for its U-turn, it would appear wiser counsel prevailed after some opposition parties and the retail trade had raised the issue of a lack of level playing field for brick and mortar retailers. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है। हालांकि गृह मंत्रालय ने जो अपने निर्णय को अचानक बदला, जो यू टर्न लिया, इसके पीछे कोई कारण उन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छे परामर्श को मानते हुए, जो कि कुछ अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा, कुछ विपक्षी दलों के द्वारा दिए गए थे, और रिटेल ट्रेड फुटकर विक्रेता संघ के द्वारा भी दिया गया था, क्योंकि उन लोगों ने ये आपत्ति उठाई थी कि अगर नॉन एसेंशियल आइटम्स को आप ई कॉमर्स की छूट दे देते हैं तो ये उनके साथ अन्याय होगा। क्योंकि उनकी दुकानें तो बंद हैं। इसी अच्छे सुझाव को मानते हुए शायद सरकार ने अपने निर्णय में बदलाव लाया। Also, though it is true that the online purchase of a product and its doorstep delivery by an e-commerce firm minimizes human interaction to a negligible level, unlike a purchase in a store, the fact that the lockdown is aimed at restricting movement to the barest minimum in order to break the chain of transmission necessitates limiting exemptions. हालांकि ये सच है कि ऑनलाइन परचेज वाला जो सिस्टम है, अगर हमारे डोर स्टेप पे डिलीवरी हो जाती है ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा, तो इसमें जो ह्यूमन इंटरैक्शन या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने की जो संभावना है वो एकदम नगण्य हो जाती है। अगर हम इसकी तुलना करें किसी स्टोर में जाकर ख़रीदने वाली प्रक्रिया से तो, लेकिन फिर भी सच्चाई तो यही है कि लॉकडाउन का ध्येय है कि लोगों के आवाजाही को न्यूनतम से न्यूनतम रखा जाए, ताकि वायरस के ट्रांसमिशन का, वायरस के प्रसार का जो चेन है वो ख़त्म हो जा सके। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये भी ज़रूरी होता है कि कम से कम चीज़ों पर छूट दी जाए, ताकि लोगों का आवागमन या मूवमेंट कम से कम हो। And with non-essential items ranging from apparel to books to electronics and home appliances constituting the bulk of the listings on e-commerce sites, every additional product category would involve that many more people getting activated along the supply chain, from a producer or supplier to the transport operators and additional delivery persons. जहाँ तक नॉन एसेंशियल आइटम्स की बात है तो इसका रेंज काफ़ी बड़ा है, चाहे कपड़ा हो, ड्रेस हो, परिधान हो, किताबें हों, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हों, इलेक्ट्रॉनिक के सामान हों, या घरेलू उपकरण हों जो कि ई कॉमर्स के द्वारा लोग जिनका ऑर्डर करते हैं या जिनकी आपूर्ति ई कॉमर्स के द्वारा की जाती है। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी अगर हम लें तो उसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। जैसे ये जो सप्लाई चेन है, इसमें प्रोड्यूसर भी शामिल है जो इसका उत्पादन करते हैं। प्रोड्यूसर के बाद इसमें सप्लायर जो इसकी आपूर्ति करते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। उसके बाद इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है, वो भी शामिल हो जाते हैं। और उसके अलावा जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं कुरियर के थ्रू जो हमारे घर पर डिलीवर करते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। यानी कि नॉन एसेंशियल आइटम्स के डिलीवरी की अगर छूट दी गई तो बहुत से लोग इसमें एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारा जो पर्पस है लॉकडाउन वाला वो काफ़ी हद तक डिफीट हो जाएगा। Now we discuss the second paragraph. To be sure, given the immense economic costs associated with the shutdown, especially to individual livelihoods, it would seem a reasonable argument that as many sectors and jobs that can be allowed to reopen with stringent safeguards mandated ought to be permitted to do so in a phased manner. लॉकडाउन की वजह से जो भयंकर आर्थिक नुकसान हुआ है हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारी जीविका को, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा तर्क दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स या ज़्यादा से ज़्यादा काम जिनको फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है, कड़े सुरक्षा के
के तहत, तो इस काम को हम लोग फेज्ड मैनर में या चरणबद्ध तरीके से शुरू कर सकते हैं। क्लियरली दैट वाज द अंडरलाइंग रैशनल बिहाइंड द सेंटर्स अप्रैल 15 मिसिव। और यही वजह थी जिसके वजह से 15 अप्रैल को केंद्र सरकार ने जो निर्देश जारी किए थे सेकेंड फेज लॉकडाउन के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ सेक्टर्स को आज़ादी दी गई थी। Among the sectors that can resume are agricultural and horticulture activities, banking, cargo transportation, construction and manufacturing of specified goods, including packaging material. और जिन सेक्टर्स को रिलैक्स किया गया था, एग्जेम्प्ट किया गया था, वो थे कृषि और बागवानी संबंधी गतिविधियाँ, बैंकिंग, माल की ढुलाई, माल का ट्रांसपोर्टेशन, निर्माण कार्य और कुछ खास चीज़ों का उत्पादन, जिसमें पैकिंग के लिए जो मटेरियल बनता है वो उद्योग शामिल था। Interestingly, while self-employed tradesmen such as electricians, plumbers and carpenters have been allowed to resume work, they would be unable to ply their trades if their customers are unable to furnish the relevant material at the work site. Because the shops and e-commerce firms selling these non-essential goods are yet to resume operations. एक रोचक बात यहाँ पर देखने को ये मिल रही है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना काम करते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और बढ़ई, इन लोगों को अपना काम फिर से शुरू करने की छूट मिली, लेकिन वे भी अपने काम को ठीक से नहीं चला पाएंगे अगर उनके कस्टमर्स आवश्यक मटेरियल उनको सप्लाई नहीं करेंगे तब। और कस्टमर भी ये मटेरियल कहाँ से ले पाएंगे जबकि इनकी दुकानें बंद हैं और ई कॉमर्स के द्वारा भी ये नॉन एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी में चूँकि आते हैं, तो ई कॉमर्स के द्वारा भी इनका सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स का और कारपेंटर्स को जो रिलैक्सेशन मिला है वो एक तरह से बेमानी है अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो। लॉस्ट हियर थॉट इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ व्हाट ought to be deemed essential. Is a packet of essential cheese slices more vital than a non-essential laptop for a person working from home or attending online classes? Also, as the lockdown extends to over a month, what might have been non-essential initially might turn essential later. ये भी एक रोचक प्रसंग है कि हम कैसे डिफाइन करें कि कोई भी वस्तु इसेंशियल के कैटेगरी में है या नॉन इसेंशियल के कैटेगरी में है। एक इस एडिटोरियल में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि चीज़ स्लाइसेस जो कि खाद्य सामग्री के अंदर में आता है और उसको माना जाता है कि ये इसेंशियल कमोडिटी है। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में, अभी की स्थिति में ये इसेंशियल कैटेगरी, इसको इसेंशियल कैटेगरी में रखा जाना चाहिए या एक लैपटॉप को इसेंशियल कैटेगरी में रखा जाना चाहिए उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो या जिसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी हो। अगर इस तरह की दुविधाजनक स्थिति है तब डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन सी वस्तु इसेंशियल है और कौन सी नॉन इसेंशियल है। चीज़ स्लाइसेस के बिना काम चल सकता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम करने वाले एक एम्प्लॉय के लिए लैपटॉप के बिना काम नहीं चल सकता। साथ ही साथ लॉकडाउन चूँकि 1 महीने से ऊपर जा चुका है, इसीलिए शुरू में जो चीज़ें नॉन इसेंशियल लग रही थी लॉकडाउन के प्रारंभिक चरण में, वो अब इसेंशियल की कैटेगरी में आने लगी हैं। Still, protecting lives must ultimately be prioritized over allowing commercial activity, even when the line between essential and non-essential purchases remains a blur. लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन को बचाना इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए अपेक्षाकृत इसके कि कौन सी व्यावसायिक गतिविधि शुरू की जाए और कौन सी नहीं शुरू की जाए, और इसेंशियल और नॉन इसेंशियल खरीद और बिक्री में कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अभी भी उतनी स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मुद्दा यही है कि ह्यूमन लाइफ इज़ एबव ऑल, सर्वोपरि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ
ही है। अब अगर इस एडिटोरियल के जिस्ट की बात करें कि इससे क्या सारांश निकलता है, तो जिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एडिटोरियल का जो हेडिंग है उसके नीचे, वाइल द फ्लिप फ्लॉप ऑन ई कॉमर्स सीम्स आर्बिट्ररी। ई कॉमर्स से संबंधित जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं या उसमें जो भी बदलाव आ रहे हैं उन निर्णयों में या विचारों में, ये तो आर्बिट्ररी है, मतलब अपना मनमाना है। लेकिन कॉशन इज़ बेस्ट ड्यूरिंग ए पैंडेमिक। लेकिन फिर भी ये बात तय है कि किसी भी वैश्विक महामारी के समय खुद की सावधानी सर्वोत्तम है या सर्वश्रेष्ठ है। सो दिस वॉज ए ब्यूटिफुल आर्टिकल और एडिटोरियल बेस्ड ऑन essentials and non-essential goods. Now we take up the questions that were given to you from yesterday's editorial, Takeover Fears. This is the most important part that I am going to do for you. इसको जैसा ठीक से समझना होगा आप सबों को, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉम्प्रहेंशन ऐसे ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, Name the sectors in which China invested in India. Also name the companies that made the investments. अब इसके क्वेश्चंस को देखना होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पैसेज में, हमारे एडिटोरियल में कहाँ पे लिया गया था। तो चाइना के इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर देखना होगा। यहाँ लिखा हुआ है चाइनीज़ कैपिटल, आपके सुविधा के लिए अंडरलाइन भी करता हूँ। Chinese capital is invested not just in brick and mortar industries but in technology and fintech startups where Alibaba and Tencent have funded. तो this is the answer कि Chinese capital इंडियन मार्केट में सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्रीज़ में नहीं लगा हुआ है बल्कि टेक्नोलॉजी एंड फिनटेक स्टार्टअप्स में भी लगा हुआ है। और वो 2 कंपनियां जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है उनके नाम भी दिए गए हैं, उनमें से प्रोमिनेंट हैं अलीबाबा एंड टेंसेंट। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स। इसका एलोबरेट आंसर यू विल नॉट गेट इन द एडिटोरियल इटसेल्फ, लेकिन इसको कल मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया था और ये टर्म यहाँ पे दिया हुआ है अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स, मतलब वैसा अधिग्रहण जो अवसरवादी होता है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके प्रॉपर्टी या उसके कंपनी को टेक ओवर कर लेना इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे था। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3, enumerate the reasons why greenfields investments should have been exempted from the government's decision. दोस्तों, कॉम्प्रहेंशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पैराग्राफ या पैसेज दिया गया है उसको आप भली भांति समझें। बट एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल ऑल्सो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही दिक्कत होती है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो उसी को ठीक से समझ नहीं पाते, और जब आप उसको ठीक से नहीं समझ पाइएगा तो आंसर खोजना आपके लिए मुश्किल होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को क्यों इस लिस्ट से बाहर रखा जाना चाहिए था, इसके पीछे क्या क्या अच्छाइयाँ थी, क्या कारण है कि ग्रीनफील्ड्स को इस रेस्ट्रिक्शन में नहीं लाना चाहिए था। तो अब इसका देखते हैं क्वेश्चन। इसमें एक जो प्रोमिनेंट टर्म हम लोगों को दिख रहा है दैट इज़ ग्रीनफील्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। ये एक जगह पे आप लोगों को दिखेगा, अगर हम नीचे जाते हैं तो सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पर greenfield investments should have been kept out of the purview as they do not pose a threat of takeover of existing business। पहला कारण क्या है कि इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट होता है, कल डिटेल में आप लोगों को बताया भी था, उसमें ये डर नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट करने वाला जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको टेक ओवर करेगा। दूसरा कारण ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इससे किसी भी देश में नई संभावनाएं और नई क्षमताओं का सृजन होता है, और वो चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है, दे क्रिएट न्यू कैपेसिटीज़ एंड बिजनेसेस इन द कंट्री। सो इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Then we come to question 4. What risk the government
wants to ward off by banning FDI through the automatic route. यहाँ पे एक फ्रेज यूज़ किया गया था वार्ड ऑफ. वार्ड ऑफ का मतलब होता है दूर भगाना. अब ये अगर क्वेश्चन के सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो दिस इज़ योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर इस एडिटोरियल के शुरू में ही है. कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन सीक्वेंस में होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है कि फर्स्ट पैराग्राफ से हो, क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद हो, क्वेश्चन नंबर 3 हो उसके बाद हो. बट समटाइम्स 5 में से एक आध क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जो हैफाजर्ड वे में पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर एडिटोरियल के शुरू में ही दिया हुआ है. दिस इज मेनली बिकॉज द मूव इज सीन एज एम्ड एट चाइनीज इन्वेस्टर्स. इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है. दिस इज मेनली बिकॉज द मूव इज सीन एज एम्ड एट चाइनीज इन्वेस्टर्स who could exploit cheap valuations in the depressed economic situations to pick up equity interest in select companies. इसका आंसर यहाँ पे है. ये जो निर्णय लिया गया, इसमें इस जोखिम को दूर करने के लिए ये निर्णय लिया गया कि चाइना कहीं ऐसा नहीं ना हो कि पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में जो डिप्रेशन होगा इंडियन इकॉनमी में, उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ सेलेक्ट कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट ना कर दे. इसी रिस्क को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया. सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5. Which other countries have already taken this decision to protect their business? इस तरह का डिसीजन और किन किन देशों ने लिया है. अगर हम इसकी बात करें कि किन किन देशों ने लिया है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दैट आई एम गोइंग टू अंडरलाइन फॉर योर कन्वीनियंस. इटली, स्पेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी टेकन सिमिलर एक्शन. 4 देश इटली, स्पेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इस तरह का निर्णय पहले ही ले रखा है. तो मेरा आंसर यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 5 का. तो ये था. उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सही आंसर टिक किया होगा. अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि मैंने कल से शुरू किया है और इसको लगातार जारी रखूँगा. आज भी जो एडिटोरियल आपके लिए डिस्कस किया गया है, नॉन एसेंशियल्स कैन वेट, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन में रहेंगे. आप उनको खोल कर देख सकते हैं और उसका आंसर करके कल रखिएगा. दिस इज़ अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज फॉर यू एंड आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपके जान पहचान के जितने भी मित्र हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं जो इस तरह के एग्ज़ाम्स को देते हैं, उनको ज़रूर बताइएगा कि बीके सिन्हा सर ने इस तरह का एक्सरसाइज शुरू किया है. यू मस्ट अटेंड एंड गेट एडवांटेज ऑफ दिस. विश यू ऑल द बेस्ट. कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ, एक नए कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज के साथ और आज के सवालों के जवाब के साथ. टिल देन, गुड बाय.